बना के ले जाना, जो बता देंगे कि इसको चुटका बना के ले जाना तो ले जाना, एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा बाबू, 100% गारंटी है आपका, नो टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो चलो इन्हीं बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ जो हम लोग टच करने वाले हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए, 2026 और आने वाला किसी भी एग्जाम के लिए 2027, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको लिया गया है। ठीक है, सबका सॉल्यूशन करके भी आंसर बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टिक मरवाने वाले हैं। देखो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ 4 को दे दिया है ऑप्शन में। ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो बाबू, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस का। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए दे दिया, ये सब 4 को सॉल्यूशन में बोला कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किस में होगा, तो देखो कि सबसे ज्यादा आयन किस में बनेगा। ठीक है, तो ये बात को सेट कर लो अपने दिमाग में बाबू, सेट कर लो कि बेटा ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस के। जहां पर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेगा वहां बेटा बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। तो देख लो, यहाँ देखो सब तोड़ के रख दिए। देखो पहला में NaOH दिया था, जब इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, एक वो कैटायन है एक एनायन है, तो टोटल आयन बराबर तो 2 हो गया। देखो बी नंबर में दिया है Na2SO4, जब इसको आप ब्रेकअप करवाओगे तोड़ोगे तो 2Na प्लस और SO4 में 2 माइनस में टूटेगा। देखो 2 गो Na प्लस है और एक ठो आपका सल्फेट में चार्ज है, तो टोटल 3 गो हुआ, n बराबर 3 निकला। चलो अगला देख लेते हैं, सी ऑप्शन में NH4NO3 को जो आप तोड़ोगे ब्रेकअप करवाओगे इसका, तो बेटा ये टूटेगा NH4 प्लस अमोनियम आयन और नाइट्राइट आयन में। ठीक है, तो देखो एक अमोनियम आयन है और एक आपका नाइट्राइट है, टोटल 2 हुआ, n बराबर 2 हुआ। और देखो जब आप KNO3 पोटेशियम नाइट्राइट को तोड़ोगे तो यहाँ K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। देखो यहाँ नंबर ऑफ आयन बराबर 2 हुआ। अभी आपको समझाया कि बॉइलिंग पॉइंट जब भी दे दिया ना, तो देखना कि नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है, तो नंबर ऑफ आयन किस में ज्यादा है, बी वाला ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो देखो यहाँ बी में आपका मारा भी गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी बॉइलिंग पॉइंट इस तरह का सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सबका देखो सबका सेम है, सब एक मोलर लिया गया, 1 मोलर NaOH, 1 मोलर Na2SO4, 1 मोलर, सब एक मोलर था। तो आपको क्या करना है कि यहाँ आयन देख लेना है कि किसमें ज्यादा आयंस बनेगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा यहाँ पूछा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप लोग को पढ़ाए थे ऑफलाइन में कि बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो है और पूरा VVI है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बार भी एगो आपका क्वेश्चन आने वाला है 2026 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो बोले थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो होता है। पहला रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देख लो इसमें एक डेंसिटी दिया है तो भैया तो हो नहीं सकता है, दूसरा मास दिया था तो ये भी नहीं हो सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका एक यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर तो होगा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बबुआ प्यार से देखना। यहाँ पूछा है व्हाट इज द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालने के लिए पूछ रहा है बाबू, व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका देखो मास ऑफ द सोल्यूट दिया है 10 kg। ठीक है, और यहाँ देखो 100 लीटर में 100 लीटर में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलरिटी निकालते कैसे, गिवन मास बटे मोलिक्यूलर मास, गिवन मास बटे मोलिक्यूलर मास। ठीक है, और 1 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक ना, तो इस तरह से निकालते हैं। अब बाबू देखो यहाँ क्या था, हम लोग को दिया था WB सोल्यूट का जो है मास दिया था कितना 10 kg, लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पर रखना है ग्राम में। तो 10 kg को जब हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इकाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना बाबू, वॉल्यूम देखो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 लीटर। तो ठीक है बाबू, लीटर में रखना भी है, लीटर में दिया हुआ भी। एक चीज इसमें कमी था, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, वो था मोलर मास। तो मोलर मास हम लोग मान लिए 100 होगा, कितना मान लिए 100। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दिए हम लोग। देखो वेट को यहाँ 1000 यहाँ रख दिए और नीचे देखो 100 रख दिए, मोलर मास लेट हम लोग माने हैं 100 तो 100 नीचे रख दिए। और यहाँ देखो अपन लीटर 100 दिया हुआ था। देखो नीचे टोटल 4 जीरो और ऊपर में 4 जीरो से 4 जीरो मर गया यानी कि कट गया, तो फाइनली आपका 1 मोलर आंसर हो गया। और 1 मोलर कहाँ है, देखो बी नंबर में, बी नंबर में था। ठीक है, तो इस तरह से मोलरिटी का क्वेश्चन हर एक बार परीक्षा में आता है, तो इस बार भी आएगा बाबू, इस पर ध्यान देना, नजर रखना। ठीक है, देखो 2024 का ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बड़ा VVI क्वेश्चन है, ये देता है एग्जाम में। ठीक है, पूछ रहा है which of the following is not solid solution, बोल रहा है कि इसमें कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो भैया सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है डी वाला
एरेटेड ड्रिंक, ड्रिंक जो होता है वो सॉलिड होता है क्या? ब्रास देखो, पीतल, पीतल हुआ, कांसा हो गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया, तो ड्रिंक यही तो सॉलिड नहीं है। ओके, चलो अगला देखो। देखो फिर से मोलरिटी का क्वेश्चन बार बार लिए, देखो मोलरिटी का क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग मोलरिटी का फार्मूला बाबू जानते हैं कि मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट गिवन सॉल्वेंट इन केजी में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द मोलरिटी दिया है, अच्छा मोलालिटी दिया था, सॉरी सॉरी मोलालिटी दिया बाबू। देखो यहाँ टिक मारने भूल गए थे, मोलालिटी दिया है। तो देखो वही मिस्टेक कर रहे थे कि यार नीचे मास लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मोलालिटी निकालने के लिए दिया था, तो क्या है मोलालिटी, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये फार्मूला रख दिए। अब देखो हम लोग को दिया था मास ऑफ NaCl दिया था 58.5 ग्राम, देखो क्वेश्चन में दिया है NaCl का। अब देखो मास ऑफ वाटर भी दिया है, मास ऑफ वाटर दिया है कितना 200 ग्राम, लेकिन हम लोग को इसको केजी में रखना है, किस में रखना है बाबू? केजी में। तो केजी में जब बदलेंगे तो 0.0200 केजी निकलेगा, ठीक है। तो ये केजी में रख दिए। उसके बाद देखो मोलर मास हम लिख लिए, मोलर मास हम लोग निकाल लिए, NaCl का कितना होता है 58.5 ग्राम, ठीक ना। अब पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि मोल्स निकालना है, क्योंकि मोलालिटी निकालने के लिए यहाँ मोल्स पुट करना पड़ेगा ना, तो मोल्स निकाल लिए। मोल्स क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास। तो जब मोल्स निकाले NaCl का तो 1 निकला, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, जो हम लोग का यहाँ पर कन्वर्जन टू इनटू केजी में बदल लिए, जो ग्राम में दिया था ना, जैसे 200 ग्राम दिया था, तो हम लोग को वहां केजी में रखना है। तो 200 ग्राम को जब केजी में बदलें तो हो गया 0.022, देखो ऊपर में भी बदले थे, नीचे फिर से एक बार बदल लिए, ठीक है। तो बदल लिए, अब हम लोग रख दिए। या मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोलूट, देखो सोलूट को हम लोग अभी निकाले हैं, ठीक है। सोलूट का निकाले थे, एक आया था और ये कितना 0.22 था, लेकिन यहाँ से जब हम लोग जीरो को उड़ाएं तो ऊपर में 3 को डिजिट बढ़ गया, तो वही यहाँ बन गया 1000/200, यहाँ बच गया 1000। अब देखो ऊपर में 2 जीरो था, नीचे भी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया बाबू, और दो का पढ़ेंगे 5 बार में कट गया, टोटल आपका 5 मोलर आंसर आ गया। आप देखोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन बेटा ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में ही गलती दे दिया था क्वेश्चन, ठीक है। ये गलती दे दिया था, इसलिए अगर क्वेश्चन ही देगा तो आपको इस तरह से बनाना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था 2024 का, जो गलत दे दिया था, ठीक है। देखो अगला है बाबू, या फिर देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अभी आपको बताएं कि 4 को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लिबेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें देख लो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ लिक्विड दे दिया, ऑफ लिक्विड प्रेशर, ये नहीं हो सकता है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ लिक्विड प्रेशर दे दिया तो होगा नहीं। डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, अरे यार हम लोग ये तो पढ़े नहीं थे, हम लोग क्या पढ़े थे? डिक्रीजेज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग का आंसर सी होगा, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम सब तो होता नहीं है, तो सी होगा। देख रहे हो बार बार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना है। देखो 2023 में आ गए हम लोग, फिर से देखो यहाँ फिर से पूछा द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH 500 ml एक्वस सॉल्यूशन। देख रहे हैं मोलरिटी का क्वेश्चन हर एक साल दे देता है मोलरिटी निकालने के लिए, एक नंबरिया में। तो आपको मोलरिटी अपने दिल और दिमाग में बसा लेना है बबुआ। देखो यहाँ क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास बटे मोलर मास, और हजार हजार बटे वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर देखो कि अगर हम लोग लीटर में रखते हैं तो फिर हजार नहीं रखते हैं, यहाँ देखो हम लोग हजार रख रहे हैं इसलिए हम मिलीलीटर में रख रहे हैं, ठीक है बाबू। तो हम लोग को देखो मिलीलीटर में दिया था इसलिए मिलीलीटर में रख दिए। तो यहाँ देखो हम लोग को दिया है वेट दिया था 5 ग्राम, तो यहाँ ऊपर में 5 रख दिए वेट की जगह में। और मोलर मास निकाल लिए NaOH का, देखो नीचे मोलर मास निकालें तो NaOH का जब जोड़े मोलर मास तो टोटल निकला 40। तो देखो यहाँ नीचे रख दिए 40, और यहाँ ऊपर में 1000 रख दिए और नीचे रख दिए 500। दो गो जीरो से 2 जीरो मर गया, और इसको जब काटोगे कट कुट के आएगा 1/4, और 1/4 को हम लोग क्या बोलेंगे 0.25। तो देखो आंसर कहाँ था? सी नंबर में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 0.25। तो इस तरह से निकालना है, और मोलारिटी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। चलो अगला देख लो, यहाँ फिर से पूछ दिया कि रिलेटिंग लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, हाँ ये देख लो रॉल्ट लॉ से आया, रॉल्ट लॉ से, ठीक है। बोल रहा है कि रिलेटिंग लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है बाबू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये सब क्वेश्चन को आपको रट लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। देखो 2022 में यहाँ दिया है, या मोलल सॉल्यूशन, ठीक है, एक मोलल सॉल्यूशन ऑफ ऑन कंटेन मोल ऑफ द सोल्यूट, कितना एक मोल सोल्यूट में कितना मोलर सॉल्यूशन होता है? तो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है,
ठीक है, चलो आगे देखो, रिलेटिंग लॉवरिंग ऑन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, देख रहे हो ये बार बार रॉल्ड्स लॉ से बार बार क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, किसके बराबर होता है, अभी बता के आए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ये रॉल्ड्स लॉ से आया, ठीक है, रिलेटिंग लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, देख रहे हो 2023 में भी इसको पूछा था। आगे देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, बोल रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का किस पर डिपेंड करता है, ए में दिया है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बी में दिया है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सी में दिया है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, बाबू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात को आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट पर मार्क ही चल रहा था, अगला साल मार्क आया था, इस पर आपको ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ, यह मोल फ्रैक्शन ऑफ या बेंजीन सॉल्यूशन, बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन जो है बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, उसमें देखो मोलर मास दे दिया, बेंजीन का मोलर मास 78 दे दिया है, और यहाँ देखो मोलर मास ऑफ CCl4 154 दे दिया है, तो हम लोग को क्या निकालना बोला बाबू, मोल फ्रैक्शन, हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसको हम लोग रखते हैं ऊपर में, नंबर ऑफ मोल उसका रखते हैं ऊपर में, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल रख देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे, तो देखो बेंजीन दिया था 30 और CCl4 को हम लोग निकाल लिए, ये कितना होगा 70 ग्राम, ये 30% दिया है, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना होता है हम लोग का, सॉल्यूशन होता है 100 ग्राम का, उसमें 30% आपको बेंजीन दे दिया, तो भैया सॉल्वेंट कितना बचा 70 ग्राम, तो यहाँ 70 हम लोग लिख लिए कि CCl4 कितना है 70, अब हम लोग को मोल निकालना है, तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बटे मोलर मास, तो देख लिए कि यार 30 ग्राम दिया है बेंजीन, तो 30 ग्राम यहाँ रख दिए, और बेंजीन का मोलर मास देखो क्वेश्चन में दिया था 78, तो 78 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से मेरा मोल निकल गया बाबू 0.38 आपका मोल निकल गया। अब बेटा यहाँ देखो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया है, इसमें देखो 70 ग्राम अभी निकालना है, सॉल्वेंट है, तो यहाँ 70 रख दिए, और इसको देखो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में ही दे दिया था इसका मोलर मास कितना 154, तो 154 से 70 को डिवाइड किए, तो मेरा बेटा आ गया 0.045, है ना, तो आ गया। अब हम लोग को क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना था, तो बेंजीन को देखो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना रहता है ना, उसको ऊपर में रखा जाता है और नीचे रखा जाता है सोल्यूट और सॉल्यूशन का मोल, यानी कि टोटल मोल, ठीक है, तो देखो अभी हम लोग निकाले हैं कि बेंजीन का कितना आया था 0.38, और तो नीचे रख दिए 0.38, और आपका यहाँ सॉल्वेंट का भी रख दिए, ठीक है, टोटल रख दिए, और आ गया 0.458, कहाँ आंसर है बाबू, देखो यहाँ 0.458 तो नहीं है, तो 0.459 तो है, मिलता जुलता, तो यहाँ आपका आंसर सी होगा, ठीक है, तो ये बेटा याद रखना। चलो 2016 में देखो मोलरिटी नॉर्मलिटी पूछ दिया, बोल रहा है कि द नॉर्मलिटी ऑफ जीरो कितना होगा 0.2 मोलरिटी एक्वस सॉल्यूशन का, जो आपका डायबेसिक है, डायबेसिक का मतलब हुआ कि इसका एन फैक्टर 2 आएगा, डायबेसिक का मतलब क्या हुआ कि एन फैक्टर आपका 2 निकलेगा डायबेसिक, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक रिश्ता हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, क्या जानते हैं हम लोग कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो हम लोग को देखो यहाँ मोलरिटी दे दिया था, तो मोलरिटी 0.2 दिया था, यहाँ रख दिए, और क्वेश्चन में दे दिया डायबेसिक, डायबेसिक यानी कि एन फैक्टर 2 निकलेगा, तो 2 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल आंसर हो गया बेटा 0.4 नॉर्मलिटी, आंसर कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, देख रहे हो मजा है ना, तो इस तरह के नॉर्मलिटी मोलरिटी मोलरिटी का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक ना, तो याद रखना, और इस 2026 के लिए नॉर्मलिटी मोलरिटी मोलरिटी 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है, इस पर क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि बाबू इस पर जो है डिफाइन करो, और इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो वो आपको बताना है, ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखो फिर से पूछ दिया है द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड, बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो, बोल रहा है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, कब, तो जब हम लोग डिसोसिएशन करते हैं, क्या करते हैं डिसोसिएशन, तो याद रखना ये सब जो क्वेश्चन जो भी आप करवा रहे हैं आपको ये सब आपको रखना है, और पता है आपको यहाँ 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सब सीरियली में सजाए हैं, ये मत सोचना 5 नंबर या नहीं मिलेगा, मिलेगा लास्ट में मिलेगा बाबू, जिस तरह से परीक्षा में पहले 1 नंबर आता है 3 नंबर और 5 नंबर वाला, उसी तरह से वीडियो में सेटिंग की है, 1 नंबर का पहले करवाएंगे, फिर 3 नंबर का, फिर 5 नंबर का, ठीक है, तो पेशेंस रखना है। आगे देखो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सॉल्यूशन है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अभी आपको बोले कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस का, जब सभी का देखो सब में 1-1% दे दिया, इसमें देखो 1% इसमें भी दिया है, इसमें भी 1% दिया है, इसमें भी 1% NaCl दिया है, 1% CaCl2 दिया है, तो जब इस तरह से रहेगा ना तो आयन देख लेना कि किसमें ज्यादा आयंस बनेगा, तो भैया आयंस किसमें ज्यादा बनेगा NaCl में टूटेगा, NaCl को अगर हम लोग ब्रेकअप करवाएंगे इसका तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, तो एक प्लस एक माइनस टोटल आयन कितना बना 2, यहाँ CaCl2 को जब हम लोग ब्रेकअप करवाएंगे भैया तो क्या पड़ेगा Ca प्लस 2 चार्ज और क्लोरीन में 2 माइनस, तो टोटल आ गया 3,
तो सबसे ज्यादा किसमें आयन है, इसमें आपका CaCl2 में, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गए हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले एक नंबरिया क्वेश्चन को तहस नहस करते हैं, न्यूमेरिकल वाला, जो न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, एक नंबरिया तहस नहस करते हैं बाबू। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे 5 नंबरिया 3 नंबरिया में, ठीक ना। तो पहले चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, और इसमें आपका PYQ जो है 25 से 15 तक का इंक्लूड किया गया है। PYQ 25 से 15 तक, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2026 तक जो जो इम्पोर्टेंट है सारा इंक्लूड कर लिया गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिंदास मुस्कुराना है, क्या करना है, बिंदास मुस्कुराना है। ठीक है, चलो 2025 में देखो पूछा था कि मोलर द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो होता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वाला 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ये अपना दिल और दिमाग में बसा लो बाबू, ये जो है ना, ये जो क्वेश्चनवा है यूनिट वाला, इसको आप दिल और दिमाग में अपना बसा लो, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, बार बार, इसलिए एक बार दिल और दिमाग में अपना सेट कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पूछा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, बोल रहा है कि कितना, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल Zn, बोल रहा है कि 1 मोल Zn को हम लोग को प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फ्रॉम ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से 1 मोल जो है, 1 मोल हम लोग को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए कितना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, वही पूछा है। तो देखो बाबू हम लोग जानते हैं कि भैया ZnSO4 सॉल्यूशन में हम लोग जब देखेंगे, जब इसका ब्रेकअप करवाएंगे, जब इसको आयन में कन्वर्ट करेंगे, तो Zn में +2 चार्ज टूटेगा और सल्फेट में -2 चार्ज। अब देखो जब Zn को हम लोग को ऑब्टेन करना है, तो हम लोग जानते हैं कि Zn में कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो जब इसको हम लोग Zn में कन्वर्ट करेंगे, तो दो गो प्लस को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को दो गो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, तब ये जाके आपका जिंक में बदलेगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हमको 1 मोल, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल, तो इसमें आपका आ जाएगा 2 फ्राइडे। 2 मोल किसके बराबर होता है, 2 फ्राइडे के बराबर में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96,500 कूलम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल बराबर 1 फ्राइडे, तो 2 मोल बराबर 2 फ्राइडे, तो यहाँ देखो 2 फ्राइडे हम लोग को चाहिए, कितना चाहिए, 2 फ्राइडे। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में, ठीक ना। अगर यही आपको पूछ देता अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम में कितना चार्ज होता है, 3 चार्ज, तो आपका 3 फ्राइडे आंसर हो जाता। अगर आपको सोडियम पूछा रहता, तो सोडियम में कितना चार्ज होता है, 1 चार्ज, तो आपका आंसर 1 फ्राइडे हो जाता। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में देखो, इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखना भी जरूरी है। देखो यहाँ पूछा है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल विथ निकिल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, कितना होगा ये बताना है। यहाँ देखो, यहाँ स्टैंडर्ड यहाँ दे दिया है, निकिल का जो वैल्यू दिया है -0.25 वोल्ट दिया है, कॉपर का जो दिया है +0.34 वोल्ट दिया है। बाबू देखो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड फार्मूला होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब बच्चा जो है ना यहाँ काफी बड़ा मिस्टेक कर लेता है, क्या करता है कि इसको समझ में नहीं आता है कि कौन वैल्यूआ को शुरू में रखें और कौन वैल्यूआ को पीछे रखें। ठीक है, तो देखो नीचे लिख भी दिए बाबू, यहाँ देखो कौन वैल्यूआ को आप पहले रखें पीछे भूल जाता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, एक बात याद रखना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही कैथोड होता है, वही आपको कैथोड मानना है। ठीक है, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, देखो ये प्लस प्लस 0.34 वोल्ट है, अरे माइनस में है, तो ओवरऑल ज्यादा किसका हुआ, तो ज्यादा हुआ हम लोग का +3 वोल्ट। तो देखो यहाँ रख दिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के जगह हम रख दिए 0.34 वोल्ट। अब इसका बीच में माइनस साइन था, तो माइनस रखें और इसको यहाँ पर रख दिए। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और दुइयों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा +0.59 वोल्ट। कहाँ आंसर है भैया, देखो बी में। तो इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान देना बनाने के लिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फार्मूला है। अगर ईएमएफ निकालने के लिए एग्जाम में दे दिया तो याद रखना कि फार्मूला होता है ईएमएफ ऑफ सेल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और कैथोड की जगह में किसको रखोगे, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, और एनोड की जगह में किसका रखोगे, जिसका वैल्यू कम रहेगा। वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन है, which of the following statement is true,
रिगार्डिंग या प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिचार्ज्ड, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही लिखा है, बाकी बात जितना सारा स्टेटमेंट है सब गलत है। यानी एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकेल कैडमियम स्टोरेज, ये गलती है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही था। चलो 2023 में आ गए हैं हम लोग। 2023 में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अभी बोले ना, देखो यहाँ लिख दिया द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन 1 मोल AlCl3, देखो फिर पूछ दिया AlCl3, तो हम लोग जानते हैं कि अल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है, और अल्युमिनियम में +3 चार्ज से अगर हम लोग अल्युमिनियम में बदलेंगे तो हम लोग को 3 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। अल्युमिनियम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तब ये अल्युमिनियम बदलेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 3 मोल हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितना मोल चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंटेन, और चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कंटेन 96,500 कूलम चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो होता है 96,500 कूलम चार्ज होता है, लेकिन हम लोग को देखो अल्युमिनियम में तो 3 प्लस था, यानी कि हम लोग को 3 को चाहिए, कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 मोल से मल्टीप्लाई करना होगा, द 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन 3 गुने 96,500 कूलम। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा बाबू 28,9500, तो ये आपका आंसर कहाँ है? सी में। देख रहे हो, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इस पर आपको नजर गड़ाए रखना है। ठीक है, जितना चार्ज रहेगा, जितना चार्ज रहेगा उतना फ्राइडे होगा। ठीक है, अगर फ्राइडे में आंसर नहीं दिया तो कुल्लम में बदल लेना है। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि एक फ्राइडे बराबर कितना होता है? 96,500। ठीक है, चलो अगला दे दिया है ये क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, बोल रहा है सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो ये आपका बाबू होता है पर सेंटीमीटर। क्या होता है? पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, ये बोला G स्टार बराबर L बाई G स्टार बराबर L बाई, और L का जो होता है वो CM होता है, और इसका देखो CM स्क्वायर होता है, तो CM से CM कट गया तो 1 बाय सेंटीमीटर बचा, 1 बाय सेंटीमीटर, और इसको ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। चलो 2022 में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, देखो फिर से देखो निकिल वाला फिर से दे दिया, अभी इसको हम हल करके आए हैं और फिर दे दिया। यहाँ पूछ रहा है ईएमएफ निकालो, हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ बराबर क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये आपका फार्मूला है बालक, इसमें आपको बेटा इसको आपको याद रखना है, हमेशा परीक्षा में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोले कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की जगह हम किसका रखेगा? जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो प्लस का वैल्यू ज्यादा था और माइनस की जगह हम इसको रख दिए। अब इसमें देखो प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया, अभी शब्दों को ऐड करेंगे 0.59 वोल्ट आ गया, आंसर आपका ये निकला। ठीक है, ठीक ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, आठवां दे दिया है कि इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट, बोल रहा है कि अगर हम लोग 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करवाएंगे कॉपर सॉल्यूशन से, तो इट विल लिबरेट, तो ये बोल रहा है कि कितना लिबरेट करेगा। ठीक है, कितना लिबरेट करेगा? तो लिबरेट करेगा। ठीक है भैया, तो हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग ब्रेकअप करवाएंगे, कॉपर सल्फेट को Cu+2 चार्ज में टूटेगा और सल्फेट में इसमें टूटेगा, तो यहाँ से देखो एन फैक्टर क्या निकलेगा? एन फैक्टर आपका 2 निकलेगा, 2 चार्ज है, हम लोग को क्या चाहिए? वेट ऑफ कॉपर, बोल रहा है कि कितना लिबरेट होगा। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फ्राइडे फर्स्ट लॉ, डब्ल्यू वेट बराबर हम लोग जानते हैं जेड इंटू क्यू, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं फ्राइडे फर्स्ट लॉ से। और देखो जेड बराबर, जेड की जगह में जेड का जानते हैं कि जेड बराबर E/F हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ ये फार्मूला जानते थे, तो जेड की जगह में E/F पुट कर दिए, क्यू यहीं पर रखें। और एक बात हम लोग और जानते हैं, एक बात हम लोग और जानते हैं कि E बराबर होता है A/N, यानी कि E बराबर A/N का मतलब हुआ N से हुआ आपका एटॉमिक वेट और N से हुआ वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ रख दिए A/F, हम लोग E के जगह में इसको वैल्यू को पुट कर दिए, तो फाइनली ये फार्मूला मेरा ये बन गया। अब इसमें देखो, अब हम लोग जानते हैं इसमें सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, अब हम लोग सबका वैल्यू जानते हैं तो निकाल लेंगे कि ए बराबर जो है बाबू आपको 63 पॉइंट ये दे दिया है। ठीक है, ये कॉपर वाला है ना, तो यहाँ देखो 63.5 ग्राम, ठीक ना, ये हम रख दिए, कॉपर वाला था तो यहाँ 63.5 ग्राम। अब देखो चार्जवा जो है यहाँ से रख दिए, सब अरेंज कर लिए, यहाँ देखो सभी सब सेटिंग करने आप जानते ही होंगे, सब सब ठीक है, आगे पीछे किए, हल किए, तो आपका भैया निकल गया 31.75 ग्राम, ये इक्वल टू था बी के। ठीक है आप कैलकुलेशन जानते ही होंगे, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते क्योंकि कल ही एग्जाम है, तो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते, क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कौन इंपॉर्टेंट है। फोर या गल्वेनिक सेल, बोल रहा है कि ये गल्वेनिक सेल के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन करेक्ट नहीं है, कौन सही नहीं है?
तो बोल रहा है कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, गलत है, कैथोड इज पॉजिटिव, नहीं, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, ये तो नहीं हो सकता है, यही भैया आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल के लिए कौन सा सही नहीं था, तो कौन सा सही नहीं था बाबू, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, ठीक है। देखो अगला है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, एसआई यूनिट पूछ दिया है मोलर कंडक्टिविटी का, क्या होता है, इसका होता है सेमिन सेंटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, देख रहे हो, ये सब बार बार इसको मोलर कंडक्टिविटी का बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल नहीं दिल रहेगा तो पर ओम लिखल रहेगा, क्या लिखल रहेगा, पर ओम, ओम भी लिखल रहेगा, ठीक है, ओम लिखल रहेगा, ठीक है, और ओम नहीं लिखल रहेगा तो महो भी लिखल रहेगा। ये तीनों यूनिट जो है मोलर कंडक्टिविटी का होता है, तो परीक्षा में कुछ भी दे दिया तो भैया आपका करेक्ट सही होगा, ठीक ना। दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर, बोल रहा है कि कौन अच्छा सुचालक नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉपर मेटल, कॉपर का भैया तार उड़ रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है। NaCl एक्वस, मैंने पानी में NaCl को घोल दिया है, NaCl मोल्टेन, देखो ये सब जब भी एक्वस फॉर्म में रहेगा ना तो करंट को पास करता है, तो हम लोग का होगा NaCl सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में जो होता है ना, इसमें आयंस जो होता है फ्री मूव मूव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सॉलिड फॉर्म में करंट नहीं पास करता है। एक्वस फॉर्म में जो है आयन मूव करता है तो करंट लेके चल जाता है। मोल्टेन में भी तो पानी है, उसमें भी लेके चल जाएगा। कॉपर मेटल है तो पास करिए देगा, तो आंसर हम लोग का क्या होगा, Na सॉलिड। चलो अब हम लोग आ गए हैं भैया, अब तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स आ गए हैं, इसमें भी PYQ में जो है आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को न्यूमेरिकल को इसमें ऐड किया गया है 25 से 15 का बीच में। तो मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान, आपको यही कहना चाहेंगे कि आपको क्या करना है कि बिंदास मुस्कुराना है, परीक्षा में टेंशन लेके नहीं जाना है। काफी सारा बच्चा हड़बड़ायल जाता है, जो पढ़ के जाता है वो भूल जाता है, बेडरूम में जाएगा तो थर 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 कांपने आएगा, नहीं, पूरा एटीट्यूड बना के जाओ, एकदम शान से जाओ, पूरा एकदम चश्मा उस्मा झाड़ के जाओ, सेंट उंट मार के जाओ, और एकदम एकदम जाओ कि यार जो जानते हैं पहले उसको बनाएंगे, जो जानते हैं पहले उसको बनाएंगे, पहले उसको बना लो, उसके बना लो, उसके बाद ताका झाकी करना। जो पहले जानते हो उसको पहले बनाओ। काफी सारा स्टूडेंट क्या करेगा कि शुरू में जाके हड़बड़ाने लगता है और बगल वाला चोरी करने लगा, इससे चोरी करने लगा, तो वहां जो रहता है मतलब इंक्वायरी में वो जान जाता है कि लड़का खूब छटपटा रहा है, उसको खड़ा करके कॉपी छीन लिया, भगा दिया। वो नहीं करना है, आपको शुरू में पूरा मन से लिखना है, उसके बाद चोरी चपाटी हल्का फुल्का करना है, ठीक है। तो बस आपको टेंशन लेके नहीं जाना है, आपको मुस्कुराते हुए जाना है, ठीक है। आपको वही कहना चाहेंगे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। तो चाहे नंबर लिख पाओ या नहीं लिख पाओ, आपका चेहरा का हंसी, ठीक है, फेस पर स्माइल, और एग्जाम सेंटर में आपका स्टाइल कम नहीं होना चाहिए, बस फेस पर स्माइल और एग्जाम सेंटर में आपका स्टाइल, ये कम कभी नहीं होने देना, बस यही कहेंगे बालक। चलो आगे देखो, हम लोग 2025 में आ चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या किया है, दे दिया है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एक रिएक्शन दिया, एक रिएक्शन दिया है, और इसका जो है आपको रेट कांस्टेंट दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। आप पूछ रहा है कि यूनिट क्या होगा, आपको इस रिएक्शन का रेट दे दिया है, आपको यूनिट निकालना है। तो देखो भैया हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है रेट, तो हम लोग देखो सबसे पहले हम लोग को यूनिट निकालने के लिए आप लोग को एक फार्मूला सिखाए थे, क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, बोले थे बाबू ये फार्मूला को एकदम दिमाग में रखना, ये आ जाएगा परीक्षा में। यहाँ यूनिट किसी का भी निकालना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, किसी का भी यूनिट निकालना है ना, तो ये फार्मूला लगा देना। मोल, मोल के पावर n-n, लीटर में n-1, और ये पर सेकंड, ये लगा देना। तो जितना आपको जो यूनिट का आपको पूछा है, जो ऑर्डर का रिएक्शन पूछना है, तो n की जगह हम ऑर्डर पुट करना, तो ऑर्डर भी तो नहीं दिया था, तो सबसे पहले जो हम लोग को रिएक्शन का रेट दे दिया था, तो रेट से हम लोग सबसे पहले ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि ऊपर में जो पावरवा रहता है वो जोड़ देते हैं। देखो NO2 के ऊपर में +2 है और हाइड्रोजन के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो हम लोग समझ गए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग का निकल गया कितना, 3 निकल गया। क्या निकल गया, 3। अब 3 में क्या करेंगे, जब हम लोग का 3 निकला तो अब हम लोग को यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने के लिए ये इस फार्मूला में पुट करना है, जहां जहां n है वहां वहां 3 रख दो। तो यहाँ रख दिए, देखो यहाँ मोल के ऊपर में 1 - 3 रख दिए बाबू, और देखो यहाँ फिर लीटर के ऊपर में 3 - 1 रख दिए, और यहाँ देखो सेकंड इनवर्स इसको हम लोग रख दिए, ठीक है। और इसको जब हल किए तो 1 में 3 घटा तो -2 निकला, 3 में 1 घटा तो 2 निकला, और सेकंड में तो मोल मोल मोल्स ये वाला निकल गया, मोल्स -2 ऊपर में एल, ये वाला देखो आ गया आंसर आपका, सी वाला होगा।
तो इस तरह से किसी का भी यूनिट पूछ ले रहेगा बाबू, तो इस तरह से निकाल लेना, ये फार्मूला आप लेके चुटका बना के ले चल जाना, ठीक है। एक नंबर ये क्वेश्चन आएगा। और जितना ऑर्डर जकर आपको पूछना रहेगा, सबसे पहले अगर ऑर्डर दे दिया है तो डायरेक्ट वहां पुट कर देना इनके जगह ऑर्डर, और ऑर्डर नहीं दिया रिएक्शन दिया है तो सबसे पहले ऑर्डर निकाल लेना, ऊपरला पावरवा जोड़ के ऑर्डर निकाल के और इनके जगह में रख देना और बाबू हल कर देना और आपको एक नंबर उठा लेना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, पूछा है कि कंसंट्रेशन क्या है ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन क्या होगा व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.6, इतना दे दिया है, एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। रेट रेट दे दिया रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया और हम लोग को कंसंट्रेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखो रेट रेट बराबर हम लोग को दे दिया है इतना 0.6 पर इतना, और यहाँ देखो यूनिट दे दिया है, ये दे दिया था, और इसलिए हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है के आर के पावर 1, ये हम लोग जानते हैं, और आर की जगह हम पुट कर दिए और के जगह हम इसको पुट कर दिए जो वैल्यू दिया था, और यहाँ आर डैश रख लिए। अब हम लोग को आर निकालना है, यानी कि कंसंट्रेशन निकालना है, तो आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ इसके पास क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा बन जाएगा, तो भागा पे आर बराबर हो गया 0.6 और ये नीचे आ गया, भागा बन गया। जब इसको हल करोगे पॉइंट उड़ाओगे तो 120/7 निकल के आएगा, और इसको हल करोगे तो 17 बटे बाबू 4 निकलेगा, ठीक है। तो 17/1/4 आंसर कहाँ है, 17/1/4 देखो बी में था, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, इस न्यूमेरिकल को, इस सबको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना बाबू। चलो अगला दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट आर्हेनियस इक्वेशन। ऑफलाइन में भी बताए थे कि आर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बार बार आता है। के बराबर ई ए के पावर ई ए बाय आर टी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको परीक्षा में आ जाता है इस पर, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, के बराबर ये ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो ये याद रखना है, परीक्षा में ये रहता है। चलो अब हम लोग 2024 में आ चुके हैं। देखो अब इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी बोले थे ना कि फार्मूला लिख के चल जाना है परीक्षा में, ये देखता है इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। और देखो इसमें तो पूछा है जीरो ऑर्डर, तो अब ऑर्डर दे दिया कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट, आपको यूनिट पूछ लिया है, यूनिट किसके लिए पूछा है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो बोल दिया है क्वेश्चन में, बोल दिया कि जीरो ऑर्डर है, मतलब एन का वैल्यू जीरो निकल गया, एन का वैल्यू क्या निकल गया, जीरो। तो जहां जहां एन है वहां वहां हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ एक माइनस जीरो पुट कर दिए, 0 - 1 पुट कर दिए, और ये तो यहाँ कुछ पुट करना तो था ही नहीं। जब हम लोग हल किए तो यहाँ एक एक का एक रहा, तो एक को हम लोग नहीं दिखाते, और देखो जीरो में -1 किए तो -1 रहा, सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स कहाँ था, देख लो आंसर सी, देख रहे हो, ये जो है ना आपको चुटकवा में लिख के चल जाना है। देखो आपको पूछा है कि यह रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ओके, फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बोल रहा है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम, जब हम लोग कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ेगा। तो भैया देखो हम लोग को रेट दे दिया है, और रेट हम लोग जानते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए कैसे लिखते हैं, रेट बराबर के इंटू आर के पावर ये लिखते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है कि आर के जगह में क्या करना है, हम लोग को 4R रखना है, क्योंकि 4 टाइम बढ़ा दिया ना, तो हम लोग 4R रख देंगे। तो यहाँ देखो 4R बना दिए, आर था, आर क्या बोला कि 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो के यहाँ देखो आर के पहले 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 के 16 हो जाएगा, 4 से 16 इसको बाहर निकाल लिए, और आर स्क्वायर, तो आपका 16 टाइम बढ़ गया, कितना टाइम बढ़ गया 16 टाइम, तो आंसर रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता है बाबू, कितना टाइम इंक्रीज होता है। चलो यहाँ दिया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफ ऑफ द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शोन, ये जो एक आपका ग्राफ दिया है ये किस ऑर्डर का ग्राफ है, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है, इसको अपने दिमाग में छाप लो, इसको याद कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, कुछ छूटा गया है, नहीं ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, तो टी हाफ का फार्मूला इसको रट लेना है कि 0.693/k होता है, टी हाफ का फार्मूला होता है, टी हाफ का फार्मूला है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का ये फार्मूला है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये टी हाफ का फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन भी आता है बनाने के लिए। चलो 2023 में देखो किस तरह का क्वेश्चन हुआ, देख रहे हो, ये फिर से पूछ दिया, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ये, एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है, हाउ द रेट इफेक्ट व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ ए और बी आर डबल, बोल रहा है
कि ए और बी दोनों का हम लोग जो रेट को डबल कर दे रहे हैं, मतलब ए के जगह हम आपको 2A पुट करना है और बी के जगह हम 2B पुट करना है, ठीक है। तो रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं के इंटू ए इंटू के ए इंटू बी स्क्वायर, इस तरह लिखते हैं। तो ए की जगह हम देखो यहाँ 2A पुट कर दिए हम लोग और बी की जगह हम 2B पुट कर दिए। जब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, उसके बाद ये सब बाहर कर लिए और ये सब जो था उसको रख लिए। अब 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया मेरा 8 ये वाला, ठीक है। तो 8 टाइम आपका बढ़ जाएगा, कितना टाइम, 8 टाइम बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं बढ़ने वाला क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझ लेना और इसको प्रैक्टिस कर लेना और देख लो कैसे कैसे सेट किए। देखो यहाँ पूछा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, तो कभी जीरो नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसको याद रखना। देखो 2020 में पूछा है पूछा है ये एन एग्जांपल ऑफ ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल किसका है, जो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्टेंट साइड में जिसमें 3 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। तो देखो N2O5 में देखो एक ही मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं है तो एक से मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ 2 टाइम HI है, दुएगो है, हम लोग को ट्राइमोलिक्यूलर पूछ ले। तो देखो यहाँ NO 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 को यहाँ हुआ, 2 मॉलिक्यूल NO का पार्टिसिपेट किया और एगो Br2 का पार्टिसिपेट किया, तो टोटल कितना हो गया ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो आपका आंसर होगा सी बाबू। चलो 2019 में पूछा है कि रेट, यहाँ दे दिया है रेट के बराबर H2O2 है, ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। देखो ऊपर में कुछ नहीं है मतलब इसका पावर 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऊपर में कुछ नहीं है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। देखो 2018 में फिर से पूछा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यूनिट पूछ दिया, देख रहे हो बार बार पूछ रहा है। तो अभी आपको सिखाए थे ना कि क्वेश्चन में दे दिया कि थर्ड ऑर्डर मतलब n बराबर 3 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर दे दिया तो बोले कि n बराबर उतने पुट करना जितना ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर नहीं दिया रिएक्शन दिया, पहले ऑर्डर निकाल लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो इला बोले थे चुटकुआ बना के ले जाना, तो यहाँ देखो मोल पर 1 माइनस n और लीटर पर n-1 सेकंड इनवर्स, और n के जगह हम 3 पुट कर ले चल गए और फाइनली आपका आ गया आंसर मोल ये बोले सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है ना, वीडियो बनाने के मूड में नहीं थे। एक दो बच्चा बोला कि सर फिजिकल का वीडियो बना दीजिए, बोले चलो यार बना ही देते। देखो रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज द खाली जगह क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सब कुछ रिएक्शन है जो आपको रट लेना, याद कर लेना। वीडियो इसलिए फास्ट चला रहे हैं क्योंकि लंबा ज्यादा हो जाएगा, क्या कि आगे 3 नंबर या 5 नंबर या भी है ना। देखो यहाँ पूछ रहा है कि H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl ये दिया, तो ये कौन ऑर्डर रिएक्शन है, ये कौन ऑर्डर रिएक्शन है बाबू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। आपको बोले थे कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगा वो जीरो ऑर्डर रहता है। चलो 2014 में आ गए हम लोग, यहाँ देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिया गया। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी, पूछ रहा है कि वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल सब चीज हो सकता है। तो सब चीज हो सकता है तो ऑल ऑफ दीज में टिक मारना आपको, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल सब चीज हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन 16 नंबर दे दिया है कि यहाँ पर भैया एगो 4 या केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जो ए से बी बदल रहा है, ए से बी। इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, कंसेंट्रेशन ये इज डबल, कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ये जीरो ऑर्डर का होता है। चलो अब हम लोग 5 नंबर ये आ गए हैं आपका। देखो सॉल्यूशन चैप्टर का 5 नंबर ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना इसको चोरी करके चुटका उटका बना लेना, जो 2-3 को आप 5 नंबर या 3 नंबर हम जो बताने जा रहे हैं इसको चुटका उटका बना लेना है, ठीक है, और इसको ले भी जाना है, इससे आपको डायरेक्ट लड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या पूछा है, देखो 5 नंबर ये न्यूमेरिकल है, पूरा इजी है, इतना लंबा चौड़ा मत देखना, अभी बताएंगे ना आपको लगेगा हाँ पूरा हलवा है, ठीक है। देखो यहाँ पूछा है कि यह सॉल्यूशन शो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपका वैल्यू दे दिया है 3.72 डिग्री सेल्सियस व्हेन 4 ग्राम कंपोनेंट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ KF का वैल्यू आपको दे दिया है 5.12, ठीक है। तो मोलर मास और क्या बोला है, जब सब चीज दे दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू दिया था 4 ग्राम दे दिया था कि कंपाउंड डिसॉल्व कर रहा है ये बेंजीन में, और KF का वैल्यू दे दिया है, और क्या बोला है देखो यहाँ फाइंड मोलर मास को आपको निकालना है। तो देखो बाबू हम लोग जानते हैं वी नो डाइट, देखो सोल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TF
डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। और देखो अब बोलोगे कि डेल्टा टी एफ क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ का मतलब क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका देखो क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 3.72, 3.72, ठीक है। अब इसको देखो के एफ का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 5.12 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और एम बराबर क्या होता है, मोलरिटी, एम बराबर क्या होता है, मोलरिटी। तो पहला स्टेप में क्या करो कि हम लोग को पूछा है क्या, मोलर मास पूछा है, तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले बाबू हम लोग को यहाँ से मोलरिटी कैलकुलेट कर लेना। स्टेप वन में क्या करना है कि जो डाटा आपको दिया हुआ था इसको पहले हम लोग लिख लिए हैं। अब स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहे हैं कि मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम लोग डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट का जानते होता है, देखो मोलरिटी, अगर हमको मोलरिटी निकालना है तो के एफ जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, इधर भागा में, वही यहाँ देखो मोलरिटी का फॉर्मूला बना लिए, जो हम लोग डेटा दिया था उसी से हम लोग मोलरिटी का वैल्यू निकाल लिए। इसमें इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का निकल गया 0.7226 पर मोल पर केजी। देखो आसान है। हम लोग क्या किए हैं कि लेफ्ट साइड में जो डाटा दिया था क्वेश्चन में सारा लिखे। पहला स्टेप में क्या किए कि मोलरिटी हम लोग का नहीं दिया था तो हम लोग मोलरिटी निकाल लिए दुइयों डाटा के सहायता से, तो निकाल लिए, ये इतना निकला। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है इसको समझो। अब हम लोग को क्या करना है, यूज मोलरिटी फार्मूला। अब हम लोग को यहाँ मोलरिटी वाला फार्मूला यूज करना है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो है ये मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of the solvent, the number of mole of the solute present in 1 kg of the solvent, ये होता है मोलरिटी। अब देखो अब हम लोग को जब निकालना है बाबू, तो देखो ये मोलरिटी में जो है क्या है, हम लोग को यहाँ केजी में वैल्यू रखना है। लेकिन देखो ऊपर क्वेश्चन में किस में दिया है, के एफ दे दिया है, ग्राम में दिया, देखो यहाँ 4 ग्राम दे देने, हम लोग को यहाँ कितना दे दिया है, अच्छा सॉल्वेंट का, ओके, हम लोग को सॉल्वेंट का रखना है ना, सॉल्वेंट का जो है केजी में रखना है। तो सॉल्वेंट देखो यहाँ 100 ग्राम दे दिया है, तो 100 ग्राम को जब हम लोग केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 केजी, ठीक है। सॉल्वेंट का हम लोग नीचे जो मास रखना है, यहाँ नीचे सॉल्वेंट का जो है मास जो रखना है उसमें रखना है केजी में। तो इसमें जो 100 ग्राम था इसको जब केजी में बदले तो 0.1 हो गया। अब हम लोग को क्या हुआ कि मास ऑफ द सॉल्वेंट निकला था ऊपर में, देखो अभी यहाँ निकाले थे ना मोलरिटी, अब यहाँ निकाल लेते हैं, तो यहाँ ये रख दिए इस फार्मूला में, ठीक है, यहाँ पर रख दिए आपका, है ना। और यहाँ देखो मोल ऑफ द सोल्यूट, हम लोग को मोल ऑफ द सोल्यूट नहीं पता है, नहीं पता है, और हम लोग को ये पता था 0.1 निकल गया मास। अब पहले मोल्स ऑफ द सोल्यूट हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट निकालेंगे कैसे, मोल्स निकालना है तो ये जो भागा में इधर जाकर गुणम बदल जाएगा, तो देखो यहाँ नीचे इसीलिए गुणम बदल गया, मोल्स ऑफ द सोल्यूट निकाल रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, भागम था तो गुणम आ गया। जब आप इसको हल करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 0.07266 मोल, ठीक है। उसके बाद देखो बाबू स्टेप थर्ड में क्या करना है कि हम लोग को मोलर मास पूछा था, तो अब हम लोग लास्ट स्टेप में जो सारा डाटा हम लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग मोलर मास निकालेंगे, और मोलर मास बराबर हम लोग जानते हैं कि मोलर मास बराबर होता है मास बटे नंबर ऑफ मोल्स, मास बटे नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग मास भी निकाल चुके हैं, मास भी देखो क्वेश्चन में दिया है ना, मास मास दिया है कि 4 ग्राम, देखो 4 ग्राम दिया है ना, तो यहाँ देखो 4 ग्राम का यहाँ रख दिए, 4 ग्राम यहाँ रख दिए 4 ग्राम, और नीचे देखो जो अभी हम लोग निकाल चुके हैं मोल्स, अभी हम लोग निकालें यहाँ ये वाला, तो यहाँ मोल्स रख दिए और डिवाइड किए हम लोग इससे, तो निकल गया 55.0 ग्राम पर मोल। तो देखो ये पूरा हार्ड नहीं है, पूरा इजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए स्टेप स्टेप करके लिख दिए ताकि आप लोग फंसो नहीं। डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो लड़कों में भूल जाता है कि कहाँ कैसे निकाल दिए सर, क्या निकाल दिए सर, नहीं समझ में आ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप लिख दिए ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट लाइन में जो है हम लोग जो डाटा था उसको लिखें, और इसके सहायता से हम लोग सबसे पहले क्या किया, मोलरिटी निकाल लिए, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या किए, मोलरिटी फार्मूला को यूज किए, और यहाँ से बाबू मोलरिटी फार्मूला को यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और सेकंड स्टेप में क्या किए, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था मोलर मास, तो यहाँ मोलर मास का फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर ये में इंपॉर्टेंट है बाबू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन इस बार परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अगला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका सॉल्यूशन से रॉल्ड्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा ही आएगा रॉल्ड्स लॉ। इसके ऊपर कुछ भी आवे लेकिन तो एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, इस पर ध्यान देना है। पूछ रहा है कि एक्सप्लेन रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ क्या है होता है, सबसे पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अंडर व्हाट कंडीशन इट ओबे, मतलब रॉल्ड्स लॉ कब लागू होता है ये बताना है, और डिस्कस विथ एग्जांपल, और एक लास्ट में एग्जांपल भी देना है। तो
चलो सबको एक एक करके हम लोग हल कर लेते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले समझो कि रॉल्स लॉ स्टेट डाइट, रॉल्स लॉ स्टेट डाइट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट, सभी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। तो ये बात याद रखना कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है आइडियल सॉल्यूशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन का। अभी देखो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, पी ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है लिख दिए, पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपाउंड ऑफ ए इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स ए क्या होता है, एक्स ए होता है, एक्सए को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसके बाद पी नॉट ए का मतलब क्या होता है, पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है ना। अब क्या करना है देखो, यही हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, अगर दो गो सॉल्यूशन है, दो चीज मिलके बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अगर पी टोटल आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि दुइयों को जोड़ देना होगा, पी ए प्लस पी बी कर देना होगा, ठीक है। और पी टोटल बराबर आपको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ए इंटू पी नॉट ए और एक्स बी पी नॉट बी, इस तरह से हल करोगे तो निकल जाएगा। तो डिफाइन कर दिए। दो देखो, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, एक्सप्लेन कर दिए। तो आप लोग ऊपर से कम यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना, ये बाइनरी उनरी नहीं करोगे चलोगे, ये आपको जरूर कर देना कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन का जो होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का। चलो अब कंडीशन हम लोग को पूछा था, कंडीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रॉल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द सॉल्यूशन इज आइडियल। तो रॉल्स लॉ कब पालन होगा, रॉल्स लॉ आपका पालन होगा जब आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि कंडीशन क्या होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। रॉल्स लॉ के लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो कंडीशन आर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए, इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है, जो आपका दो सॉल्यूशन का जो फोर्स है, ये या तो बीबी का है या फिर एबी का जो है, वो दोनों का जो फोर्स है वो एकदम सेम होना चाहिए, नियरली सेम या तो नियरली सेम होना चाहिए। नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग मिक्सिंग, जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो तो नो हीट इज एब्जॉर्ब, तो यहाँ ना ही हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए और ना ही रिलीज होना चाहिए जब आप मिक्स कर रहे हो, तो ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा, नो चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम में भी आपको चेंज नहीं करना है जब आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी दे दिए, थर्ड में आपको एक एग्जाम्पल पूछा था। तो एग्जाम्पल क्या है कि या मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, जब इसका रॉल्स लॉ का अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन और टोलिन, जब हम लोग बेंजीन और टोलिन का मिक्सचर करते हैं, बिहेव नियरली एज एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग बेंजीन और टोलिन को आपस में जो है क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन में जो है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो सारा काम कर दिए, 3 नंबर में आपका वीवी आई है, ठीक है। ये डिफाइन करने के लिए आपका परीक्षा में 100% आएगा, गारंटी है बाबू, चुटका बना लो, डन। वीडियो रोको, पीछे करो, चुटका बना लो। चलो अगला देखो, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में क्या है कि सबसे पहले 3 मार्क्स में दिया डिफाइन, देखो ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई। अगर आपको 3 नंबरिया में रॉल्स लॉ नहीं पूछा तो मोलालिटी और नॉर्मालिटी के बीच में आपको डिफरेंस पूछेगा 100%, या तो परीक्षा में रॉल्स लॉ पूछा और नहीं तो मोलालिटी और नॉर्मालिटी पूछेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मोलारिटी क्या होता है आपको बताया क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ moles of the solute present in 1 kg of solvent। and normality क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो सबको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी निकाल लेते हैं कि मोलारिटी को बड़ा एम से डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना मोल्स, सोल्यूट का कितना मोल्स 1 लीटर में घुलाया गया है उसी को मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी का फार्मूला आपका हो जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अगर मोल का अगर यूनिट की बात करो तो मोल का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है बाबू? मोल पर लीटर। ठीक है। और मोलारिटी जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोलारिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिकॉज वॉल्यूम चेंज विथ टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। ठीक ना। तो ये मोलारिटी याद रखना कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये इससे ऑब्जेक्टिव भी बना देता है। 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक है। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, बोलेगा विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है। तो आगे चलो इसका जवाब मिलेगा। देखो दूसरा हम लोग को मोलालिटी डिफाइन करने के लिए बोला था। देखो मोलालिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, अभी आपको बता दिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। जब कितना 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट घुला है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है। मोलालिटी को छोटा एम से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ द सोल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में रखना है, 1 kg में कितना घुला है तो केजी में रखना है। यूनिट की बात कर लें तो क्या होगा? मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा मोलालिटी का बाबू? मोल पर केजी। ठीक है। जो मोलालिटी जो होता है डज नॉट डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 4 को दे दिया कि मोलालिटी, मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इसमें कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन तो होगा? आपका मोलालिटी, क्योंकि यहाँ केजी है, यहाँ केजी में है। तो टेम्परेचर का क्या मतलब है? जैसे समझो कि 1 किलो है, 1 किलो का एक लोहा है, इसको आप रख दोगे तो क्या कोई टेम्परेचर कुछ कर पाएगा इसको? 1 किलो 1 ही किलो रहेगा। तो इसलिए टेम्परेचर, तो यह याद रखना कि मोलालिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज मास, मास डज नॉट चेंज। ठीक है। विथ टेम्परेचर, मास जो होता है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है। चलो अब हम लोग को तीसरा नॉर्मलिटी डिफाइन करना है। तो अभी नॉर्मलिटी बता दिए कि क्या होता है? नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नोन एज नॉर्मलिटी। चलो नॉर्मलिटी का यहाँ देखो फार्मूला लिख दिए कि नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। देखो रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन अभी बताए थे, एक न्यूमेरिकल करवाए थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है। देखो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, अगर मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है तो देख लो। मोलारिटी बराबर होता है m इंटू डी इंटू 1000, m इंटू डी इंटू 1000, 100 प्लस m2। इसका मतलब क्या हुआ? d से आपका हो गया डेंसिटी, d से क्या हुआ? डेंसिटी, छोटा m से क्या हुआ? मोलालिटी। ठीक है। तो d से डेंसिटी हो गया, और यहाँ देखो m2 का मतलब क्या हुआ? m2 का हुआ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो मोलर मास सोल्यूट का दिया रहेगा। तो ये ध्यान रखना ये रिलेशन। चलो अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो 5 मार्क्स का VBI है, 5 मार्क्स का VBI है। डेराइव नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन पर आपका या तो ई एडुकेशन लिखा गया है, इक्वेशन लिखा गया ई क्यू है। ठीक है। ई आपको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा गलती टाइपिंग हुआ है। ठीक है बबुआ, ये बेटा क्यू है, क्या है? क्यू, क्यू है। ठीक है ना। तो ये नर्स इक्वेशन, डेराइव नर्स इक्वेशन और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, और इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसका महत्व को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। देखो भैया एक जनरल रिएक्शन कंसीडर या जनरल रिएक्शन मान रहे हैं ये बीबी सीसी और डी मिला। ठीक है। ये बना द नर्स इक्वेशन इज, हम लोग जानते हैं नर्स इक्वेशन क्या होता है? ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। जहां पर वेयर, वेयर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? ई को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ई को क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। और ई नॉट क्या होता है? ई नॉट होता है स्टैंडर्ड। देखो ई नॉट यहाँ आया तो स्टैंडर्ड आपको बढ़ा देना है तो हो जाएगा स्टैंडर्ड, और ई का मतलब सेल पोटेंशियल होता है तो हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और अगर हम लोग आर के जगह में पुट करेंगे तो आर को क्या बोलते हैं? गेस कांस्टेंट। आर बराबर क्या होता है? गेस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8 का ही वैल्यू होता है। गेस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 8.314, ये वाला। ठीक है। और देखो टी, टी क्या होता है? यहाँ पर टी होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो लेना है आपको केल्विन में लेना है। और एन होता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। और एफ क्या होता है? एफ होता है फ्राइडे कांस्टेंट। और अभी बताए थे कि फ्राइडे कांस्टेंट का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम एक जनरल ले लिए, अब इसको हम लोग डेराइव करते हैं। डेराइव कैसे करेंगे ध्यान देना, मस्त है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेरिवेशन। देखो वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे,
कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन की। और एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा जी जो होता है माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। डेल्टा जी किसके बराबर होता है? माइनस एन एफ ई के बराबर होता है। और डेल्टा जी नॉट जो होता है वो माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर होता है। अब इस सबको क्या करना है कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है, जो ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 जो है, जो अभी हम लोग माने हैं, ठीक है, ये इक्वेशन जो है, इसको मान लो कि इक्वेशन 1 है, तो एक इक्वेशन 1 में जो है हम लोग ये सब वैल्यू को पुट कर रहे हैं। ये सब जो वैल्यू हम लोग पढ़ के आए थे, वो सब इस सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। जब हम लोग इस वैल्यू को बाबू पुट किए तो देखो क्या हुआ। ये वैल्यू को जब पुट किए तो देखो, जहाँ डेल्टा जी था उसके जगह में डेल्टा जी का वैल्यू रख दिए माइनस एन एफ ई रख दिए। अब देखो ऊपर में क्या था, डेल्टा जी नॉट, तो इसका वैल्यू था माइनस एन एफ ई नॉट, ये था तो इसका वैल्यू रख दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पीछे जो आपका था R10 ln की, ये सेम रख लेते हैं। अब ये सब वैल्यू पुट करने के बाद क्या किए हम लोग, माइनस एन एफ जो है, माइनस एन एफ देखो हर जगह पर दिख रहा है, हर जगह पर माइनस एन एफ दिख रहा है, तो हम लोग एन एफ से डिवाइड कर दिए, माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिए ताकि कट जाए। जब हम लोग डिवाइड किए तो कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, ई नॉट आर टी बाय एन एफ एल एन की। तो देखो इस तरह से कितना इजी से फार्मूला डिराइव कर दिए, ओनली फॉर खाली थर्मोडायनेमिक्स का एक फार्मूला लिए और उसमें दो वैल्यू पुट किए और पूरा आसान तरीका से हम लोग जो है यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लिए, ठीक है। और अगर एट 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो होता है नर्स इक्वेशन का जो फार्मूला बन जाता है, वो आपका होता है ई बराबर ई नॉट 0.0591 और ये आपका यहाँ क्या है एन और लॉग क्यू यानी कि रिएक्शन कोसेंट। तो इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार के परीक्षा में जो है आपका जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन, ठीक ना। तो डेरिवेशन याद रखना और इस पर न्यूमेरिकल भी एक आगो प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब हम लोग को नस्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस बताना था, तो चलो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं नस्ट इक्वेशन का। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैलकुलेट, ये जो होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ये ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करता है, ठीक है, एट एनी कंसेंट्रेशन। दूसरा काम क्या है इसका, इट हेल्प टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप नर्स इक्वेशन की सहायता से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है बाबू। और तीसरा का इसका सिग्निफिकेंस है, इट एक्सप्लेन्स इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट को बताता है ऑन सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल में जो है कंसंट्रेशन के इफेक्ट को बताता है। और इसका चौथा सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट पीएच, पीएच कैलकुलेट करने के लिए, पीएच कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है पीएच कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस था। चलो अगला है 3 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 मार्क्स का लिए देखो कोलरास लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा कोलरास लॉ, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, 3 मार्क्स में कोलरास लॉ। देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज कोलरास लॉ, एक्सप्लेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोलरास लॉ क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, और ये भी बताना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और इसका एप्लीकेशन बताना है, ठीक है। तो चलो पहले जानते हैं कि कोलरास लॉ क्या होता है। तो कोलरास लॉ स्टेट डाइट at infinite dilution each ion contribute independently and dependently total molar conductivity of electrolyte। अगर मैथमेटिकली इसको हम लोग देखें तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर यहाँ हुआ कैटायन, यहाँ कंडक्ट कैटायन और यहाँ एनायन, ठीक है। देखो यहाँ पर डेल्टा ये वाला इसको क्या पढ़ते हैं देख लो, डेल्टा ये यहाँ इसको हम लोग पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको देख लो क्या पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन, क्या पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन। और ये देखो माइनस है तो इसको क्या पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन, ठीक है। तो ये हम लोग डिफाइन कर दिए। अब देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, तो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होता है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी होता है, ठीक है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। जब हम लोग इनफिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी को ही हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, जब कंसंट्रेशन कितना से अप्रोच करेगा जीरो से, तो ये बात को याद रखना। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है,
इन्फिनाइट डाइल्यूशन करने पर क्या होता है उसको देखो, इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। जो आपस में जो इंटर आयनिक का जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। ईच आयन मूव इंडिपेंडेंटली, और सभी आयन जो है इंडिपेंडेंटली जो है इधर उधर भटकता है, घूमता है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछ ले था कोलराउस लॉ का, तो देखो एप्लीकेशन भी लिख दे रहे हैं हम लोग। टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग ये जो कोलराउस लॉ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला एप्लीकेशन क्या है देखो, टू डिटरमाइन डिटरमाइन डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तीसरा इसका क्या है, कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है सोलेबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोलेबल सॉल्ट। जो सॉल्ट स्प्रिंगली माने कम मात्रा में घुला हुआ है, तो उसको जो है कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और अगला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। आयनिक मोबिलिटी का आयन को फाइंड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर में है तो 3 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको भी याद रखना है। गैल्वेनिक सेल तो यहाँ पूछा है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, मतलब हम लोग को यहाँ बना के दिखाना है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कि उसका कंस्ट्रक्शन करना है और इसका वर्किंग को हम लोग को समझाना है। हाउ सेल इज ईएमएफ इज कैलकुलेटेड, और इसका सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी बताना है। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन है, यहाँ सबसे पहले आपको 2 बीकर लेना है, 2 बीकर लेना है। तो इसमें बीकर में एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देना है। उसके बाद देखो यहाँ से करंट पास करना है, ऊपर में यहाँ देखो वोल्ट मीटर लगा देना है। और ये बात को याद रखना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर, और जो करंट का फ्लो होता है वो किधर होता है, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज लगा दिए हैं। और यहाँ देखो इस फर्स्ट बीकर में जो है हम लोग Zn का ड्रॉट डाले हैं, इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन डाल दिए हैं, ठीक है। और इधर देखो राइट साइड में जो है आपका, इसमें क्या है, कॉपर का रॉड डाले हैं और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। और इसमें एक तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज, ये जो यू टाइप का जो ट्यूब है ना, ये वाला यू इन्वर्टेड यू टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो देखो तो गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है समझो। गैल्वेनिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये बात को याद रखना, ठीक है बाबू। देखो ये 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ दिया, अगर इतना छाप दोगे बना दोगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो ये तो चित्र में बना ही सकते हो। और ये बात तो याद रखना कि ये बात को भी आपको याद रखना है कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ये बात को याद रखना। उसके बाद आगे देखो इस कंसिस्ट क्या क्या है, भी बताएं कि इसके अंदर ये जिंक रॉड इज डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। अभी बताएं कि एक जिंक का जो रॉड है उसको डीप किया गया है ZnSO4 सॉल्यूशन में, जो एनोड का काम कर रहा है। उसके बाद एगो कॉपर का रॉड है, एगो कॉपर का रॉड जो है डीप किया गया है कॉपर सॉल्यूशन में, जो कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। और एक सॉल्ट ब्रिज लिया गया है और वो क्या करता है, 2 सॉल्यूशन के बीच में उसको कनेक्ट कर दिया गया है, उसको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक ना बाबू। अब देखो सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे, जो हम लोग ZnSO4 को कैसे निकालेंगे, इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सिखाए थे। देखो वर्किंग तो कैसे काम कर रहा है गैल्वेनिक सेल में, कैसे काम हो रहा है देखो। जो हम लोग एनोड माने हैं, एनोड एनोड किसको माने हैं, हम लोग जिंक को माने। तो जिंक में क्या होता है, जिंक जो होता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो आपका एनोड जो है, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और कैथोड पर जो आपका है रिडक्शन होता है। कैथोड पर जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये कॉपर में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, कॉपर में। तो याद रखना कि जो वर्किंग कैसे हो रहा है कि एनोड एनोड पर जो है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Zn+2 में बदल जाता है। और ये आपका जो यहाँ कैथोड है, यहाँ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर में बदल जाता है, ठीक है। अब देखो अभी बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, एनोड टू कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। और सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है बाबू मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, ठीक है। तो सारा वर्किंग को हम लोग समझा भी दिए, ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिए और सब डिफाइन कर दिए। ये सब काम करोगे 3 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल का कैलकुलेशन पूछा था। देखो बाबू सेल ईएमएफ कैन बी गिवन बाय, देखो इसको हम लोग सेल ईएमएफ जो होता है ई नॉट सेल माइनस ई ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, ठीक है। ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो ई नॉट
कैथोड माइनस इनोड एनोड होता है। और अगर आपको डैनियल सेल के लिए निकालना है तो देखो डैनियल सेल के लिए पुट पार्ट करेंगे, देखो यहाँ इनोड सेल बराबर होता है 0 पॉइंट, ये याद करने से बताए थे, ऑफलाइन में सिखाए थे। देखो एट, अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लोगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेटेड, तो अगर आपको जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको ईएमएफ ऑफ द सेल अगर निकालना है तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ई बराबर ई नॉट, ई बराबर ई नॉट 0.59 एन लॉग क्यू, ठीक है, लॉग क्यू रिएक्शन कोशेंट। तो हम लोग सब देख लिए। चलो अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स में 5 नंबर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जो इस वीडियो में ले रहे हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर चुटका बना के ले जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो चुटका बनाना बहुत गलत बात है, परीक्षा में चोरी चपाटी नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से लिखो। लेकिन आजकल बच्चा कौन ईमानदारी से लिखता है, मैक्सिमम तो चोरी करता है। एक साल गर्लफ्रेंड से बतियाया, मुर्गा चंगना खाया, हाँ ही उधर किया, और परीक्षा के टाइम में और हमारे मोबाइल में ऑब्जेक्टिव भेज दिए, सब्जेक्टिव भेज दिए, चलो तो ले जाना है ना। तो देखो क्या हुआ, डेराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम लोग को डेराइव करना है, ठीक है। और हाउ इट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से रिलेटेड कैसे है वो भी बताना है, ठीक ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग मान रहे हैं कि ये है और ये से प्रोडक्ट बी बन रहा है। फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर इसका रेट लिखोगे बाबू तो डी ए बाई डी टी अपॉन, इसको जब हल करोगे के ये आ जाएगा, ठीक है। वेयर ये कंसंट्रेशन ऑफ, ये को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है, इसको टाइम टी पर मान लिए हैं। और के है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, डेराइव करने के लिए सिखाए थे, इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद देखो डेरिवेशन ऑफ, अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, आपका डी ए बाई ए है और यहाँ आपका के डी टी है, इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट टू ए, हम लोग कंसंट्रेशन ए नॉट से ए से एट टाइम टी पर हम तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का ले लिए हैं ए नॉट से ए की ओर, और यहाँ भी इंटीग्रेशन का सैम्बल ले लिए, कांस्टेंट था इसको बाहर निकाल दिए हैं। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, आपका ये जो है लोअर में हायर को घटा देते हैं तो एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट माइनस के टी, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप इंटीग्रेशन जानते होंगे। तो देखो यहाँ इसको फिर हम लोग लिख दिए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस के टी, और जब इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा एल एन ए नॉट बाय ए और के टी, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, आप जानते होंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि कन्वर्टिंग इनटू कॉमन लॉगरिथम, ये जो एल एन के फॉर्म में था इसको कॉमन लॉगरिथम में हम लोग बदलना चाह रहे हैं। तो इसको जब बदलेंगे तो देखो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, यहाँ लॉग से हम लोग किए ए नॉट बाय ए के टी 2.303, और के बराबर हो जाएगा 2.303, यहाँ से बदल दिए फाइनल, और यहाँ हो गया लॉग ए नॉट बाय ए, ठीक है। और ये आपका निकल गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, हम आपको ये बताए हैं, सिखाए हैं, प्रैक्टिस करना, ठीक ना। देखो अब हाफ लाइफ आप लोग को जानना था, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हाफ लाइफ क्या होता है, देखो यहाँ लिखल है, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल, जब शुरू का जो वैल्यू रहता है उसका आधा जब हो जाए तो उसको हाफ लाइफ कहते हैं। देखो हाफ लाइफ का फार्मूला अगर निकालना है तो देखो सब्स्टिट्यूट करोगे तो के हाफ होगा, और टी ए हाफ का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय के निकल जाएगा, पुट पाट करोगे तो। देखा था अभी ये एक नंबर क्वेश्चन भी पूछ लिया था, है ना। चलो अब 3 मार्क्स वाला आ गया। 3 मार्क्स में देखो ये वाला बाबू इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पूछा है कि डिफाइन ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन किसको कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर, जो पावर रहता है ऊपर में ना उसको सम कर देते हैं कंसंट्रेशन टर्म का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रहता है उसको सम किया जाता है, जिससे देखो यहाँ एक रेट लिख दिए कि रेट बराबर हुआ के इंटू ए के पावर 2 और बी, तो ऊपर में देखो इसका पावर था 2, तो यहाँ 2 प्लस कर दिए, और इसका ऊपर में कुछ नहीं था तो ऑन मान लेते हैं, जिसका ऊपर कुछ नहीं रहता ऑन मान लेते हैं। तो ऑर्डर निकालना था, इस तरह से ऑर्डर निकालनी है, 3 आ गया, ठीक है। ये बात याद रखना कि ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। चलो आगे देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा देख लो। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए एलिमेंट्री स्टेप। बोल रहा है कि जो रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसको हम लोग मोलिकुलरिटी कहते हैं। देखो देखो एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, ये बन रहा है 2HI,
तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 इसके आगे और 1 इसके आगे, तो दुइयों को जोड़ेंगे तो मोलिकुलरिटी क्या निकल जाएगा 2। देखो इसका 1 से आगे कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई है, तो एक मॉलिक्यूल आपका H2 का पार्टिसिपेट कर रहा है, एगो I2 का, तो टोटल 2 को कर रहा है, इसीलिए आपका हो जाएगा मोलिकुलरिटी बराबर 2। ठीक है, मोलिकुलरिटी जो होता है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और ये हमेशा एक होल नंबर होता है, और ये मोलिकुलरिटी आपका जो है हमेशा होल नंबर होता है, इसको याद रखना। चलो अब यहाँ पूछ चलो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई है। अब इसमें देखो ऑर्डर क्या है, अभी बताएं कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, और मोलिकुलरिटी जो होता है वो थ्योरेटिकली एज्यूम कर लिया जाता है। देखो ऑर्डर सेकंड पॉइंट में लिख देना, इट कैन बी जीरो, ऑर्डर जो है जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और होल नंबर, ये तीनों हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर होता है, इस बात को याद रखना। तीसरा पॉइंट में लिख देना कि ऑर्डर जो होता है ये प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ऑर्डर जो होता है प्रेशर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये जो है मोलिकुलरिटी ये प्रेशर और टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में भी नेगेटिव वैल्यू, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब निकालोगे तो इसका नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी नेवर बी नेगेटिव, मोलिकुलरिटी जो है कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लिखोगे आपका 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला 5 मार्क्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए, इसको लेकिन देख लेना। ठीक है, एक्सप्लेन द इफेक्ट टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको देख लेना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्हेनियस जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बाबू, जितना भी मुन्ना मुन्नी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग लास्ट दिन मिल रहे हो, पता नहीं कब आप लोग से फिर मुलाकात होगी। आप वीडियो में देखना कैसे लगा, फीडबैक शेयर करना, जरूर कमेंट में आके बताना कि क्या आप लोग का हाल चाल है। ठीक है, मिलते रहना, ऐसा कोई बात नहीं है कि पढ़ने लिखने छोड़ दिया तो नहीं मिलना है, मैसेज करते रहना भाई, कॉल करने का मन करे तो कॉल करना, कभी मिलने का मन करे तो आ जाना अड्डा पर अपना, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर और एग्जाम, ठीक है, फॉर और केमिस्ट्री एग्जाम। तो आपका केमिस्ट्री एग्जाम अच्छा से जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आपका जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एगो कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट इनऑर्गेनिक और ये कंप्लीट फिजिकल, ये तीनों वीडियो बाबू बार बार देख लेना, जो जो क्वेश्चन बताए हैं बस परीक्षा में यही आएगा। ठीक है, तो इस बात से आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान दिखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान दिखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है, बाबू जमाना सिर्फ तेरा उड़ान देखता है। ठीक है, और अपने सोच की पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमजोर समझना छोड़ दो। ठीक है, आराम से जाओ एग्जाम देने के लिए, और एक बात याद रखना बबुआ, एग्जाम देने के लिए जाओ, अगर जैसे देखो कोई टॉपिक, आपको उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा ठीक से आप नहीं जानते उस टॉपिक के बारे में, तो टेंशन नहीं लो, उसके बारे में आप स्कूल कॉलेज में कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो आपको याद होगा, तो खाली कॉपी मत छोड़ के आना, उसमें कुछ ना कुछ जो आप जानते हो उसको भर देना। ठीक है, भरल रहेगा तो क्या होगा ना कि पास मार्किंग का क्वेश्चन दे देगा, आप कॉपियां कुछ लिखबे नहीं करोगे, काट के जीरो बैठा देगा, लेकिन कुछ लिख ले रहोगे तो जो कॉपियां चेक करेगा उसको दया आ जाएगा कि यार बचवा जो है दे दो भैया, क्यों फेल करवा दें, पासिंग मार्क दे देते हैं, इसलिए कॉपी भर के आना। भले सेम चीज नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ तो उसके बारे में जानते होंगे, जैसे ट्रांसफार्मर, मान लो सपोज दैट ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं, आप ट्रांसफार्मर के बारे में आप नहीं जान रहे हो, तो आप जान रहे हो कि घर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर बैठल है, तो ट्रांसफार्मर में ये रहता है, वो रहता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है, ऐसे रहता है, बनल है, तो पोल पर जो जो जानते बैठा लिखा दो, लिख दो। अब पूरा ठीक से नहीं जानते हो तो लिख दो ना, तो इसी तरह से लिख के आना, आपको खाली नहीं छोड़ना है बाबू, बस। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।